जब हम रोबोटिक सर्जरी जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं, एक्चुअली में वो सर्जरी क्या है? तो रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा होता है, जहां पर मेरे हाथ के मूवमेंट्स को रोबोटिक फॉलो कर रहा है। तो रोबोट में एक एडवांटेज और भी है कि जो मेरे हाथ की लिमिटेशन है, से फॉर एग्जांपल मेरा हाथ इतना घूम सकता है, इसके आगे नहीं घूम सकता, बट रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट में पूरे 360 डिग्री घुमा सकता हूँ। यूरोलॉजी के फील्ड में रोबोटिक सर्जरी का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? किडनी की सर्जरी करनी हो, यूरेटर के रिकंस्ट्रक्शंस करने हो, यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरीज करनी हो, प्रोस्टेट की सर्जरी करनी हो, कि ये ऑर्गन ऐसे ऑर्गन थे जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक एक्सेस इज डिफिकल्ट। और चूंकि एक्सेस मिलने लगी तो सबसे ज़्यादा जो रोबोटिक का यूज़ होता है इन एनी मल्टी स्पेशलिटी थिंग वो यूरोलॉजी में ही होता है। अगर एक नॉर्मल एक पेशेंट, एक कॉमन आदमी समझना चाहे कि क्या फ़ायदे होते हैं एक रोबोटिक सर्जरी के, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो गांव से आ रहे हों, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हो, उनका सवाल होता है डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी क्यों? रोबोटिक सर्जरी इज़ अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जहाँ पे सिर्फ की होल हो रहे हैं और वो सर्जरी हम कर रहे हैं। सो उसको शुरुआत में ये लग सकता है कि ये कॉस्ट ज़्यादा है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो चूँकि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जल्दी आ रहा है तो शायद उसके लिए वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हर फील्ड, हर एरिया, हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में मेडिकल साइंसेस भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगातार इस एडवांसमेंट का कमाल हमको देखने को मिल रहा है। और जब हम मेडिकल एडवांसमेंट्स की बात करते हैं तो रोबोटिक सर्जरी या जिसे मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है, वो एक ऐसा एरिया हो गई है कि लोगों का विश्वास भी बढ़ रहा है, बातें भी बहुत हो रही हैं और धीरे धीरे डॉक्टर्स भी कैमरे के सामने आकर के इसके फ़ायदे, इसकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। पहले एक वक्त था, आज भी कहीं ना कहीं एक आम आदमी के मन में थोड़ी सी शंका है कि सर्जरी अक्सर होती क्या है, कैसे की जाती है, क्या वही ये सर्जरी है पुरानी जो ढर्रे पे चलने वाली, जिसमें चीड़ फाड़ होती है, कई वक्त लग जाता है हॉस्पिटल में रिकवरी में, वही अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं। लेकिन ये जो परिभाषा है ये बहुत चेंज हुई है और जो हमारे साथ गेस्ट हैं स्टूडियो में वो बताते हैं कि ये परिभाषा नई नहीं है रोबोटिक सर्जरी की। ये लगभग पिछले 15, 16, 17 सालों से रोबोटिक सर्जरी पर काम हो रहा था, लेकिन वक्त के साथ ये इवॉल्व होती रही है। और आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और आम आदमी के जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, उसके क्या प्रिकॉशंस होते हैं, कितना समय लगता है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पॉडकास्ट इंटरव्यू। और हमारे साथ हैं डॉक्टर विपिन त्यागी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। और जैसा आपने बताया कि जो ठर्रे पे होने वाली सर्जरीज थी वो अब काफ़ी पीछे रह गई हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम लोगों को बताएं कि रोबोटिक सर्जरी या मॉडर्न सर्जरीज में आजकल क्या हो रहा है। उससे पहले आगे बढ़ूं, उससे पहले आपका एक बहुत खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आप जो काम लगभग 16-17 सालों उसका जो आपका एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, उसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट, रोबोटिक और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है। फिलहाल आप नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में यूरोलॉजी और रोबोटिक विभाग में यूनिट हेड हैं। डॉक्टर त्यागी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे जो कार्य जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, एडवांसमेंट्स इस तरीके से हो रही हैं, ऐसे में आप जैसा जो व्यक्तित्व है जो लगातार इतने वर्षों से एक एरिया में काम कर रहा है, उसको उभरते हुए देख रहा है, उसके ऊपर विश्वास होते हुए लोगों का देख रहा है, मुझे सबसे पहला, क्योंकि आम आदमी के लिए ये पॉडकास्ट है, सबसे पहला मुझे ये क्लैरिटी चाहिए कि जब हम रोबोटिक सर्जरी जैसे वर्ड का यूज़ करते हैं, एक्चुअली में वो सर्जरी क्या है, कैसे होती है? रोबोट्स वो सर्जरी करते हैं, क्योंकि आम आदमी जानना चाहता है। ये बिल्कुल बहुत सही सवाल है, बिकॉज जब मैं किसी पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन देता हूँ तो उसका पहला सवाल है, डॉक्टर साहब आप तो होंगे ना? क्योंकि एक मिथ है कि रोबोट सर्जरी कर रहा है, तो रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा होता है। नई टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर मेरे हाथ के मूवमेंट्स को रोबोटिक फॉलो कर रहा है। तो जो भी रोबोट कर रहा है वो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, मेरे सारे मूवमेंट्स को रियल टाइम, एंड व्हेन आई से रियल टाइम इट मींस विदाउट एनी मिली सेकेंड ऑफ गैप, वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट उस पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो कर रहा है पेशेंट के पेट के अंदर। इसको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ, जब सर्जरी शुरुआत हुई थी सर्जरी की, तो चीरा लगाया जाता था। चीरा इसे लगाया जाता था कि हम हाथ को डाल सकें और सर्जरी करें। से फॉर एग्जांपल आपको गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालना है या आपको कोई किडनी निकालनी है, तो किडनी तो छोटी सी होती है,
बट अंदर हाथ डालने के लिए हमें पेट में चीरा लगाना पड़ता था। कुछ सालों के बाद ये आया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसे हम की होल सर्जरी कहते हैं, जहाँ पे हमने छेद किया और इंस्ट्रूमेंट अंदर डाले, बट वो इंस्ट्रूमेंट रिजिड होते थे, वो वैसे ही होते थे जैसे चॉपस्टिक से नूडल्स खाना, कि ना तो आप उसको मोड़ सकते हो, ना सीधा कर सकते हो, ना उसमें एंगल दे सकते हो। तो उससे भी सर्जरी करना डिफिकल्ट होता था, तो वो बहुत ही हाईली स्किल्ड सर्जरी हो जाती थी। रोबोट में क्या हुआ है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट अब लेप्रोस्कोपिक छेद से अंदर जा रहे हैं वो बिल्कुल मेरे हाथ की तरह है, इसीलिए हम उन्हें बोलते हैं एंडो रिस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे जैसे मैं हाथ हिलाऊंगा वैसे वैसे अंदर हाथ हिलेंगे। तो बेसिकली अब मैं वापस वही सर्जरी कर रहा हूँ जो चीरा लगा के की जाती थी, बट अब मुझे चीरा लगाने की जरूरत नहीं है। वो प्रिसिशन वही रहेगा, लेकिन यस, दिमाग आपका है, हाथ आपका है, लेकिन वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मोड है, वो एक रोबोट है। बिल्कुल। और रोबोट के हिसाब से क्या होता है कि हम अपनी स्किल को बढ़ाते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे हम दौड़ सकते हैं तो हम कार ले आते हैं, हम कार को एक स्पीड पे चलाते हैं तो हम उसमें और एक्सेलरेट कर देते हैं, तो हमारी स्किल अपग्रेड हो जाती है। तो रोबोट में एक एडवांटेज और भी है कि जो मेरे हाथ की लिमिटेशन है, से फॉर एग्जांपल मेरा हाथ इतना घूम सकता है, इसके आगे नहीं घूम सकता, बट रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट में पूरे 360 डिग्री घुमा सकता हूँ। मेरे कंधे से लेके हाथ तक के जो मूवमेंट हैं वो 6 या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, बट रोबोटिक में 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो जहाँ पे मेरी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती है वहाँ भी रोबोट मेरे काम आता है और मेरी स्किल को अप स्केल कर देता है। तो जो सर्जरी शायद मैं आधे घंटे में कर रहा हूँ वही स्टेप मैं शायद 3 मिनट में कर दूंगा, अगर मेरे पास एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि रोबोटिक होता है। ऐसे में डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्योंकि सबसे पहला जो सवाल मन में आता है, जो डाउट मन में आता है, इसमें गलती होने की क्या गुंजाइश है? इसमें गलती होने की उतनी गुंजाइश है जितना एक कार के एक्सीडेंट होने की गुंजाइश है अगर ड्राइवर बेवकूफ़ हो। सो चूंकि इंस्ट्रूमेंट मेरे कंट्रोल में चल रहे हैं तो इसमें गलती उतनी ही हो सकती है जितना मैं गलत हूँ। सो एज अ सर्जन जो कॉम्प्लिकेशन मैं ओपन सर्जरी में कर सकता हूँ वही कॉम्प्लिकेशन मैं रोबोटिक सर्जरी में भी कर सकता हूँ। तो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लिकेशंस और एनी टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट, बिकॉज दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट और ये मेरे हाथों के मूवमेंट के कंट्रोल में है। तो जैसे एक ड्राइवर है, कार अपने आप एक्सीडेंट नहीं करेगी, कार अपने आप नहीं चलेगी। यस, ड्राइवर बैठेगा, एक गियर लगाएगा तब कार चलेगी। तो वैसे ही सारे मूवमेंट आर इन द कंट्रोल ऑफ द सर्जन। सर्जन स्टिल रिमेन द बॉस, द रोबोट इज अ स्लेव। तो इसीलिए अंग्रेजी में इसको एक नया टर्म भी दिया गया, मास्टर स्लेव सिस्टम। सो द मास्टर इज द सर्जन, स्लेव इज द रोबोट। अच्छा, जो आधुनिक ये रोबोटिक सर्जरी है, जो पहले के ट्रेडिशनल सर्जरी है, उसमें से इसका जो सक्सेस रेशियो है वो कितना है? या उतना ही है, उसको बस बेहतर कर पाए हैं? सक्सेस रेशियो कितना है? सक्सेस रेशियो यस लगभग उतना ही है, लेकिन कुछ ऐसी सर्जरीज थी जो शायद हम पहले नहीं करते थे या कम की जाती थी, क्योंकि एक हमारे पास स्किल नहीं थी, दूसरा उन ऑर्गन की एक्सेस नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में होती है और उसके कूल्हे की हड्डियों के बीचों बीच होती है। तो जब हम पहले चीरा लगा के सर्जरी करते थे, चूंकि वो इतनी अंदर है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ना तो वो सर्जन को नज़र आती थी, अगर नज़र आती थी तो वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचते थे। तो जो सर्जरी होती थी वो एक एक्सपेक्टेड सर्जरी होती थी कि आपने हाथ डाला, कुछ महसूस हो रहा है, आप उसको निकाल रहे होते थे। बट रोबोट से क्या हुआ, नाउ यू कैन हैव अ डायरेक्ट विजन ऑफ द प्रोस्टेट, क्लैरिटी। सो इसका एग्जाम्पल ये है कि जब मैं MBBS करता था लखनऊ में, तब हमने रेडिकल प्रोस्टेट, एक सर्जरी होती है कैंसर प्रोस्टेट के लिए, उसका सिर्फ नाम सुना था, हमने कभी नहीं देखा अपने पूरे MBBS टाइम में किसी को करते हुए। जब मैं MS कर रहा था इंदौर में, तब हमने देखा कि 3-4 महीने में एक केस होता था, क्योंकि कोई भी कॉन्फिडेंस से वो सर्जरी को नहीं कर पाता था। जब मैं पोस्ट अपनी स्पेशलाइजेशन कर रहा था DNB, तब महीने में एक केस होने लगा, और आज के दिन मैं हफ्ते में 2 केस करता हूँ। तो आप जैसे सोचें, जहाँ सालों में कभी नहीं होता था, फिर महीनों में 1-8 बार होता था, अब हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है। एंड नाउ द रेडिकल प्रोस्टेट यानी कैंसर प्रोस्टेट के लिए होने वाली ये सर्जरी दुनिया में रोबोटिक सर्जरी होने का सबसे नंबर 1 केस है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ द रोबोटिक केसेस डन आर फॉर द रेडिकल प्रोस्टेट, जो पहले नहीं होते थे। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि सक्सेस तो बढ़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले शायद नहीं हो पाती थी अब होने लगी हैं, बिकॉज रोबोट हमारे पास है। और आपने एक और चीज़ बताई कि विजन क्लैरिटी की वजह से हमको वो भी ऑर्गन्स दिखते हैं जो पहले नहीं दिख पाते थे। ये जो क्लैरिटी है देखने की,
भी ऑर्गन्स के भीतर, क्या पता कभी आप कुछ और सर्जरी कर रहे हो, आपको और भी पता चले ये इन्फेक्शन तो यहाँ तक फैला हुआ है या ये एक ऑर्गन है। ऐसे में इस क्लैरिटी की वजह से मुझे लगता है, एक आम आदमी होने के नाते जो मुझे समझ आ रही है कि लोगों को और भी जो पोटेंशियल डिजीज़ेस हैं उनसे बचाने के लिए एक डॉक्टर के पास और एक स्ट्रॉन्ग वेपन आ गया। यस, विजन में क्या होता है, विजन मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जब ओपन सर्जरी से हम लेप्रोस्कोपिक यानी मिनी की होल सर्जरी में आए तो वहाँ पे एक स्क्रीन हुआ करती थी, और आप डिजिटल से रुके जुड़े हुए हैं मीडिया से, तो जो स्क्रीन होती है वो 2D होती थी। सो 2D में आपको 3D परसेप्शन नहीं आता, राइट। जो हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं उसमें 3D परसेप्शन आता है, तो हमें पता चलता है कि ये ऑर्गन इस ऑर्गन से कितनी दूरी पे है, अगर मैं इसको कुछ करूँगा तो पीछे वाले ऑर्गन को कोई इंजरी होने की संभावनाएं है या नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द रोबोटिक नाउ आई एम गेटिंग अ 3D विजन, एंड एवरीबडी नोज 3D विजन इज बेटर देन 2D विजन। तो लैप्रोस्कोपी का नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रोबोटिक सर्जरी। डेफिनेटली लैप्रोस्कोपी का नेक्स्ट स्टेप इज रोबोटिक। Robotic is a new extension and technological advancement of a laparoscopic surgery. इसलिए इसका जो आइडियल मेडिकल नेम है दैट इज रोबोटिक असिस्टेड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यूरोलॉजी के फील्ड में डॉक्टर साहब किस तरह से रोबोटिक सर्जरी का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? क्योंकि यूरोलॉजी में हमारे पास जितने ऑर्गन्स होते हैं, किडनी से लेके प्रोस्टेट तक, तो अगर हम अपने पेट को डिवाइड करते हैं तो आगे हमारी सारी इंटेस्टीन होती है, लीवर होते हैं, स्प्लीन होते हैं, किडनी पीछे की तरफ होती है। ऐसे ही ब्लैडर कूल्हे की हड्डी हिप बोन के अंदर होता है, प्रोस्टेट उसके भी अंदर होता है। सो सबसे ज़्यादा ये पाया गया कि ये ऑर्गन ऐसे ऑर्गन थे जहाँ पे लेप्रोस्कोपिक एक्सेस इज डिफ़िकल्ट। सो दैट्स वाई द रोबोटिक केम इनटू द पिक्चर, बिकॉज रोबोटिक के अपने सारे एडवांटेजेस की वजह से हमें उन ऑर्गन्स की एक्सेस मिलने लगी, और चूंकि एक्सेस मिलने लगी तो सबसे ज़्यादा जो रोबोटिक का यूज़ होता है इन एनी मल्टी स्पेशलिटी थिंग वो यूरोलॉजी में ही होता है। तो अब हम किडनी की सर्जरी करनी हो, यूरेटर के रिकन्स्ट्रक्शंस करने हो, यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरीज करनी हो, प्रोस्टेट की सर्जरी करनी हो, सारी सर्जरीज में रोबोटिक का बहुत बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। अच्छा, ये बात कितनी सही है कि ज़्यादातर जो रोबोटिक सर्जरी का जो यूज़ होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है? बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी ऑफ रोबोटिक सर्जन भी आपको कैंसर सर्जन भी मिलेंगे, बिकॉज कैंसर सर्जरी में होता क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम किसी भी कैंसर सर्जरी में एक ऑर्गन को निकालते हैं, ठीक है। जब उस ऑर्गन को निकालते हैं तो या तो अगर वो ऑर्गन एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे एक्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें रोबोट का फ़ायदा है। जब हम किसी ऑर्गन को निकालते हैं तो उसको या तो हम ऑर्गन के पार्ट को रिप्लेस करेंगे या उस ऑर्गन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। सो उसमें रोबोटिक हमें ज़्यादा अच्छे एडवांटेज प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने बताया कि रोबोटिक में हमें 3D दिख रहा है और एंडोरिस्ट मूवमेंट है, तो जिस रिकंस्ट्रक्शन मीन्स सूचर लगा के किसी चीज़ को बनाना, तो अगर मेरे हाथ बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे ओपन में चलते हैं और मुझे 3D दिखे तो मैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल हम किडनी का ट्यूमर होता है, पहले ज़माने में हम किडनी पूरी निकाल दिया करते थे। अब क्या होता है, हम रोबोट की वजह तरफ से जाते हैं, सिर्फ ट्यूमर को निकालते हैं और जो किडनी बचती है उसको रोबोट की वजह से सिल देते हैं। So these are the advantage of the robotic surgery in the field of urology per se। और कैंसर के केसेस में ज़्यादा, क्योंकि कैंसर में वी आर मोर एबिलेटिव, हम ज़्यादा निकालते हैं तो हमें बनाना भी उतना ही पड़ेगा, तो इसलिए कैंसर की सर्जरीज में रोबोटिक का काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांटेज होता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो ट्रेडिशनल जो सर्जरी होती थी, जो पहले ज़माने में होती थी, उसमें तो बड़ा चीरा लगता था। फिर आपने बताया लैप्रोस्कोपिक, जिसमें एक होल के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी की जाती है। फिर हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करें, इसमें कितना बड़ा कट लगता है? इसमें उतना ही बड़ा कट लगता है जितना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोबोटिक इज एन एक्सटेंशन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इंस्ट्रूमेंट्स अलग हैं, बाकी जो लेप्रोस्कोपी में जितना 5 mm, 6 mm, 8 mm के जो होल्स होते हैं उतने ही होल लगते हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ अ की होल सर्जरीज। आपने एक और चीज़ बताई कि यूरोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूसेज होता है रोबोटिक सर्जरी का, उसके अलावा कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं? सो आजकल काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशंस ऑफ रोबोटिक सर्जरीज बढ़ गए हैं। अगर हम शुरू से शुरू करें, न्यूरो सर्जरी बेस ऑफ स्कल, यानी कि हमारे बेस यानी नाक के थ्रू जाके जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो भी हम रोबोट से कर सकते हैं। थोरेसिक सर्जरीज जो लंग्स की सर्जरीज होती हैं, क्योंकि लंग में एक कैविटी होती है, तो हमने 2-3 होल के इंस्ट्रूमेंट्स डाले तो हम वो सर्जरीज कर सकते हैं।
पेट में हम गॉल ब्लैडर की सर्जरीज हो गई, हर्निया सर्जरीज हो गई, अच्छा। ब्रियाटिक जो सर्जरी होती है जो मोटापे के लिए की जाती है, अच्छा, वो वो कर भी होती है? यस वो कर सकते हैं। इंटेस्टिनल सर्जरीज, चाहे स्मॉल इंटेस्टिन की हो चाहे लार्ज इंटेस्टिन की हो, वो हम कर सकते हैं। और हम रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। वाओ। हाँ, बट इसमें एक सिंपल सा मैं हम अपने पेशेंटों को भी समझाता हूँ, रोबोटिक इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इट इज़ एन एडवांसमेंट। सो हर एक के लिए रोबोट नहीं है। नहीं है। से फॉर एग्जांपल करने के लिए मैं गॉल ब्लैडर सर्जरी भी रोबोट से निकाल ये सकता अच्छी बात हूँ, बता रहे हैं आप। बट जी। जो चीज़ लेप्रोस्कोपी से भी उसी तरीके से की जा सकती है उसके लिए रोबोट की क्या ज़रूरत है। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ किडनी को निकालना हो, जैसे मैं किडनी ट्रांसप्लांट करता हूँ, हम हफ्ते के 4-5 ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम किडनी निकालने के लिए लेप्रोस्कोपी का ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि रोबोटिक का। जबकि मेरे पास 2 रोबोट अवेलेबल हैं गंगाराम में। सो किसी भी टेक्नोलॉजी को वहाँ पे यूज़ किया जाए जहाँ पे उसका मैक्सिमम एडवांटेज हो, लेकिन मिसयूज़ भी ना हो। कि आप कल को सिंपल गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आप चाहते हो कि रोबोटिक सर्जरी हो जाए, या आपने सिर्फ दूरबीन डाल के देखना है किसी चीज़ को, उसके लिए रोबोटिक सर्जरी हो जाए। सो रोबोटिक सर्जरी इज़ नॉट फॉर ऑल। रोबोटिक सर्जरी किस में होनी चाहिए वो अपने डॉक्टर पे आप छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई बार पेशेंट इंसिस्ट करता है। इंसिस्ट करते हैं, पुशी हो जाते हैं। Yes. तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का, लेकिन डिफरेंस दोनों में है। उसका एडवांटेज एक माइन्यूट डिटेल्स में जाने का, ऐसी चीज़ है जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। 2D और 3D का एक बेसिक डिफरेंस है जो समझना पड़ेगा। यस, सो मेजर डिफरेंस लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक का 2 ही है मेजर डिफरेंस। पहला कि 2D से 3D विजन हमें मिलता है। दूसरा जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है वो रिजिड है, वो सिर्फ ऐसे ऐसे इसमें ऐसे 360 ऐसे, डिग्री घूम इसमें जाएंगे। पूरा आपकी उंगलियों की तरह घूम सकते हैं, इसलिए एंडोइस्ट होता है। सो दीज आर द 2 मेजर डिफरेंसेस एज कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपी। तो जिस सर्जरी में हमें इन दोनों की ज़रूरतें हैं उसमें रोबोट आप यूज़ करें, जिनमें हमें इन दोनों की बहुत ज़्यादा एडवांटेज या ज़रूरतें नहीं पड़ रही हैं उसमें लेप्रोस्कोपी इज़ गुड इनफ। हालांकि ये प्रॉमिसिंग है रोबोटिक सर्जरी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका ट्रीटमेंट कैसा है। वो डॉक्टर्स के सजेशन पे, जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहा है उस पर आप निर्भर ज़्यादा करें तो वो बेहतर आपको गाइड कर पाएगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ट्रेंड में है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस तरीके से है तो हमारी डिपेंडेंसी इसी पे, या हम इंसिस्ट करने लग जाएं। इट इज़ नॉट लाइक अ फैशन। हाँ, कि ये फैशन में है तो हम कर लें। मगर डॉक्टर साहब यही मैं आपको चाह रही थी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं ये चीज़ आप ज़रूर समझाएं, जो आपने अपने कम शब्दों में अच्छी तरीके से ये बात बोल दी कि यू शुड नॉट इंसिस्ट अ डॉक्टर शुड बी द सोल पर्सन हु इज एबल टू गाइड यू व्हाट काइंड ऑफ अ सर्जरी यू शुड अंडरगो। एक और बात डॉक्टर साहब, आपने बोला कि तमाम तरह की ट्रीटमेंट्स में रोबोटिक सर्जरी काम आती है, लेकिन जब यूरोलॉजी का केस होता है या प्रोस्टेट कैंसर का केस होता है, कब आपको लगता है कि अब रोबोटिक सर्जरी किसी भी पेशेंट को कंसिडर करनी चाहिए? सो एज फार एज कैंसर प्रोस्टेट इज कंसर्न, कोई भी कैंसर प्रोस्टेट, नॉट सिंपल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। सो प्रोस्टेट के 2 तरह की बीमारियां होती हैं। एक प्रोस्टेट नॉर्मल एनलार्जमेंट, जिसमें हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, यानी कि पेशाब के रास्ते से जाते हैं, नॉर्मल प्रोस्टेट जो रुकावट कर रहा था उसको निकाल देते हैं। और कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली कैंसर प्रोस्टेट अगर हो जाए और वो स्टेज 1 या स्टेज 2 का हो, यानी कि प्रोस्टेट के अलावा और कहीं ना फैला हुआ हो, तो उसके लिए रोबोटिक इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट मेथड, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। सो कैंसर प्रोस्टेट अगर लोकलाइज्ड है या सिर्फ प्रोस्टेट तक सीमित है तो रोबोटिक इज़ द आइडियल वे टू गो अहेड। आपने एक बात तो बता दी डॉक्टर साहब कि दोनों सर्जरीज में डिफरेंस क्या होता है, और डॉक्टर के प्रेसिडेंट पे ये छोड़ना चाहिए कि किस तरीके की सर्जरी एक पेशेंट को अंडरगो करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर एक पेशेंट के पर्सपेक्टिव से अगर एक पेशेंट समझना चाहे तो रोबोटिक सर्जरी में, क्योंकि अभी हमारा जो देश है, रूरल पॉपुलेशन एक बड़ा तबका है, और उनको समझाना कि इस तरीके से रोबोटिक सर्जरी होती है, रोबोट आता है, क्योंकि कई मिथ्स हैं। जैसे कंप्यूटर जब आया था, एआई जब आया था, तो इन मिथ्स को तोड़ते तोड़ते वक्त लगता है। हालांकि एजुकेटेड क्लास को भी समझाने में वक्त लगता है, लेकिन स्टिल आई थिंक एक वेव है, सब समझ रहे हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल एक पेशेंट, एक कॉमन आदमी समझना चाहे कि क्या फ़ायदे होते हैं एक रोबोटिक सर्जरी के? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज हर तरह के लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो गांव से आ रहे हों, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हों, उनका सवाल होता है डॉक्टर साहब रोबोटिक सर्जरी क्यों? क्योंकि रोबोटिक सर्जरी ट्रेडिशनल सर्जरी से थोड़ी सी महंगी भी होती है। तो उनको हम समझाने के तरीके हैं, पहली चीज़
रोबोटिक सर्जरी इज़ अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जहाँ पे सिर्फ की होल हो रहे हैं और वो सर्जरी हम कर रहे हैं। तब पेशेंट हमसे पूछता है कि सर फिर तो आप लेप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। फिर उन्हें हम समझाते हैं कि आपकी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, जैसे सपोज़ करिए एक किडनी ट्यूमर का पेशेंट है जिसके केस के लिए मुझे ट्यूमर को निकालना है और किडनी को सिलना है, तो उस प्रोसीजर के लिए मुझे पेशेंट को ये समझाना पड़ेगा कि आपकी प्रोसीजर के लिए लेप्रोस्कोपी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो चीरा लगेगा, आप ज़्यादा दिनों तक अस्पताल में रहेंगे, आप देर से अपना नॉर्मल काम शुरू करेंगे। बट अगर हम रोबोटिक करेंगे, क्योंकि अब लेप्रोस्कोपिक ऐसे केसेस में डिफ़िकल्ट होता है, तो आप नॉर्मली इन माई हॉस्पिटल अगर कोई किडनी ट्यूमर का पेशेंट आता है, जिस दिन सर्जरी होती है वो उस दिन एडमिट होता है। सपोज़ आज एडमिट हुआ, परसों वो डिस्चार्ज हो जाता है। जब अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, एक हफ्ते के बाद वो अपनी सारी नॉर्मल प्रोफेशनल वर्क को शुरू कर सकता है। सो उसको शुरुआत में ये लग सकता है कि ये कॉस्ट ज़्यादा है, बट ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो चूंकि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जल्दी आ रहा है, तो शायद उसके लिए वो कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। लास्टली जो एक एडवाइस उनको दी जाती है जो पेशेंटों को कन्विंस करने के लिए, अगर कोई पेशेंट बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाता है, तो ये कि जब डॉक्टर एक अपनी तरफ से कन्विंस होकर पेशेंट को ये बताए कि तुम्हारे लिए ये बेस्ट मेथड है। कई बार पेशेंट आपसे एक्सपेक्ट करता है डॉक्टर से कि आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या बेस्ट मेथड है। तो जितनी कन्विक्शन से मैं अपने पेशेंट को ये बताता हूँ कि देखो तुम्हारे लिए रोबोटिक बेस्ट मेथड है, उसके लिए कन्विंस होना उतना ही आसान हो जाता है। सो इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अ डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप ऑल्सो, बिकॉज पेशेंट ये भी समझ सकता है कि डॉक्टर मुझे रोबोट सेल कर रहा है, और पेशेंट ये भी समझ सकता है कि डॉक्टर मेरे लिए अच्छा ट्रीटमेंट बता रहा है। तो इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्टर एंड पेशेंट। बट हम सारी चीज़ें उनको बताते हैं कि यू विल हैव अ 3D विजन, वी बिकम मच मोर वर्सेटाइल टू डू अ प्रोसीजर। बहुत सिंपल सी बात है, जितनी अच्छी मेरे पास कार होगी उतना ही अच्छा मेरा सफ़र होगा, उतना ही सिक्योर मेरा सफ़र होगा। हम सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए सीढ़ियों से भी जा सकते हैं 10 मंजिल ऊपर, बट अगर मेरे पास लिफ्ट है तो वो मेरे लिए जल्दी भी होगी, वो मुझे नुकसान भी कम करेगी, वो मेरे हेल्थ पे भी कम इम्पैक्ट डालेगी और मेरे टाइम को भी बचाएगी। तो ये कहना कि लिफ्ट इज़ नॉट इज़ द ओनली आंसर, ये सही नहीं है। लिफ्ट इज़ एन आंसर जब आपको 10 मंजिल चढ़नी हो, बट अगर एक ही मंजिल चढ़नी है तो शायद लिफ्ट मे नॉट बी द आंसर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे के हम पेशेंट को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए रोबोटिक सर्जरी बेस्ट है इस डिजीज़ के लिए। और उल्टा भी होता है, जैसे आपने अभी डिस्कस किया कि कई बार पेशेंट हमें इंसिस्ट करता है। आज ही मैंने एक पेशेंट देखा जो किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट था, पतला सा पेशेंट, उसकी 5 सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। दैट लेडी फोर्सेज मी कि नहीं आप मेरा रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट ही करो। मैंने उनको समझाया कि आप आइडियल पेशेंट नहीं हो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। उसने मुझसे क्लियरली बोला कि जितने भी एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, मनी डजेंट मैटर टू मी, बट येस दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल माई पेशेंट कि भाई दिस इज़ नॉट अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट योर, फॉर यू द बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ नॉट द रोबोटिक। सो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है व्हेन वी टॉक टू द पेशेंट एज अ डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारा ये जो इंटरव्यू पॉडकास्ट है बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लाखों लोग देखते हैं, और कई लोग ऐसे होंगे जो आपका जो हम थंबनेल लगाएंगे, आपकी जो बात है उसको चर्चा का हम कुछ हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद कई हमारे क्वेरीज भी आएंगे इस शो पे। तो ऐसा भी होगा कि कई भारत में कई ऐसे लोग होंगे जो कंसिडर कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, या जिनको कहीं से सजेशन मिली होगी कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, आप रोबोटिक सर्जरी करा लीजिए। आप उनको क्या सलाह, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पहली सलाह कि अपने दिमाग को खोल के आप ऑप्शन को इवेलुएट करें। तो जैसे मैंने बताया, शुरू में हमने डिस्कशन किया, ओपन सर्जरी इज़ डिफरेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ डिफरेंट, रोबोटिक सर्जरी इज़ डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि मैं 15 साल से रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ तो मैं ओपन नहीं करता हूँ। कुछ केसेस मुझे ओपन भी करना पड़ेगा। तो अपने दिमाग को खोलें कि तीनों मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। और एक बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बता दूँ, अगर एज अ पेशेंट में सबको जानकारी, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में अगर कहीं पे रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या सूचरिंग हो रही है लेप्रोस्कोपिक तरीके से, वहाँ रोबोट का हमेशा एडवांटेज रहेगा। किसी भी सर्जरी में, जैसे यूरोलॉजी में हम किडनी में पार्शियल नेफ्रेक्टमी यानी कि सिर्फ किडनी ट्यूमर निकालते हैं, वहाँ पे हम किडनी को सिलते हैं। अगर हम यूरेटर बना रहे हैं किसी भी नए चीज़ों से, वहाँ हम यूरेटर को सिलाई से बनाते हैं। एक सर्जरी हम करते हैं जिसमें कि हम जो ब्लैडर कैंसर होता है उसमें हम ब्लैडर को निकालते हैं।
इंटेस्टीन का एक पैच लेते हैं, उस इंटेस्टीन के पैच से नया ब्लैडर बनाते हैं सिल के, उसमें किडनी को सिल के जोड़ते हैं और फिर उसका एक रास्ता बाहर निकालते हैं। क्योंकि इसमें सिलाई हो रही है, तो जहाँ पे भी आपकी सूचरिंग हो रही हो, जो कि लेप्रोस्कोपिक वे से हो सकती है, वहाँ पे रोबोट ऑलवेज विल बी अ बेटर आंसर। तो मेरा आज के डेट में इस पॉडकास्ट के थ्रू सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि एज अ पेशेंट जब आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो और आपकी सर्जरी में कहीं भी सूचरिंग का पार्ट आ रहा है, कहीं भी रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट आ रहा है, कहीं भी सिलाई का पार्ट आ रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछे कि क्या मेरी बीमारी के लिए, मेरे इलाज के लिए रोबोट बेस्ट ऑप्शन होगा या नहीं। अच्छा, जाते जाते डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि चलिए रोबोटिक सर्जरी के आपने कई सारे पैरामीटर्स गिनवा दिए, दोनों में आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या डिफरेंसेस हैं, किसको क्या अवेल करना चाहिए किस पेशेंट को, वो भी आपने समझा दिया। लेकिन एक बात जो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से अगर समझें तो रोबोटिक सर्जरी आज भी एक्सपेंसिव है, तो ये केटर करती है एक हायर स्ट्राटा या हायर मिडिल क्लास को। ऐसे में अगर एक कॉमन आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास को, एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज के उस तबके से आ रहा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता रोबोटिक सर्जरी, लेकिन उसको रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे बहुत हैं, ज़रूरत है, कैसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव इसको बनाया जा सकता है? क्या ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकती है? आने वाले वक्त में कहाँ जाता देखते हैं? बहुत सही सवाल है ये, क्योंकि जब हम किसी मरीज को रोबोटिक सर्जरी एडवाइस करते हैं तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से इंडिया में लगभग 1 से 2 लाख रुपए महंगी हो जाती है। और हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे पेशेंट हैं जो या तो इंश्योर्ड नहीं होते, इवन अगर इंश्योरेंस भी होता है तो उनकी इंश्योरेंस कंपनी रोबोटिक सर्जरी पे नहीं कर रही होती है। तो उनके लिए द चॉइस ऑफ रोबोटिक वर्सेस लेप्रोस्कोपी इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। बोलते डॉक्टर साहब हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लेप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी करा लेंगे। तो ऐसे में हम पेशेंट को एक ये समझाते हैं कि आपके लिए रोबोटिक इज़ एन एडवांटेज, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि आप जल्दी अपने काम पे वापस जाएंगे तो जल्दी पैसा कमाना दोबारा से शुरू करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 15 साल से रोबोटिक सर्जरी करते हुए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ डॉक्टर टू कट डाउन द कॉस्ट। और आप भी समझेंगे कॉस्ट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कंपटीशन बढ़ा दो। तो जैसे अगर पहले आज से 15 साल पहले एक आधी कंपनी थी दुनिया में, अब दुनिया में कम से कम 100 कंपनियां हैं जो रोबोट को बना रही हैं, कम से कम 5-6 कंपनियां जिनके रोबोट इस समय हिंदुस्तान में अवेलेबल हैं। सो एज अ रोबोटिक सर्जन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना और उनको यूज़ में लाना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द पेशेंट क्वालिटी। बिकॉज जब ये एक की जगह 5 लोग हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट विल कम डाउन। सो जैसे जैसे हम कंपटीशन बढ़ाएंगे, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी एज अ डॉक्टर, वैसे वैसे कॉस्ट भी कम होती जाएगी। सेकेंडली, नाउ इंश्योरेंस कंपनीज अब रोबोटिक के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो गई हैं। ये भी हमने अपने लेवल पर, सोसाइटीज़ के लेवल पर, जो मेडिकल सोसाइटीज़ होती हैं उनके लेवल पे हमने लोगों को अवगत कराया, इंश्योरेंस कंपनीज को अवगत कराया कि इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए robot is a best treatment. So now majority of the insurance companies are started to paying for the robotic surgeries. और जैसे आपकी पॉडकास्ट के थ्रू जब अवेयरनेस लोगों में जाएगी और लोगों को पता चलेगा तो लोग भी अपने हक के लिए लड़ेंगे कि अपने इंश्योरेंस कंपनी से कम एक बार जाके एक सवाल तो पूछेंगे कि क्या मेरी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस में रोबोटिक कवर है या नहीं। और अगर आंसर आता है नहीं तो उसको हाँ में कन्वर्ट करवाइए, बिकॉज रोबोटिक इज़ अ कॉस्टली ट्रीटमेंट। और अगर आंसर आता है हाँ, तो आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं कि मैं दुनिया में जो कुछ बेस्ट अवेलेबल है उसको अपनी बीमारी के लिए अवेल कर सकता हूं अगर मैं अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ूं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब कि मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत लोग, जैसा आपने बोला भी पहले कि बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस अवेल नहीं करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इज़ अ नेसेसिटी। जैसे आपके पास स्मार्टफोन एक नेसेसिटी आपकी लाइफ का बन गए हैं, आपका OTT प्लेटफॉर्म्स, चाहे कोई भी वर्ग का इंसान हो, कोई भी वर्ग का इंसान हो, सोशल मीडिया पे है। तो इस तरीके से अपनी हेल्थ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, मैं चाहूँगी जाते जाते ये मैसेज आप इन एज मेनी वर्ड्स प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स के लिए दीजिए। बिल्कुल। आप, मुझे कई बार लगता है कि हमें अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है इस देश में, चाहे मेरे पास 2 व्हीलर हो, चाहे मेरे पास 4 व्हीलर हो। तो ये तो मेरी अपनी बॉडी है,
इसका इंश्योरेंस कराना तो बहुत इसका इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं जितने भी मेरे पास यंग पेशेंट आते हैं, चाहे ओल्ड पेशेंट आए, यंग पेशेंट चाहे 18, 19, 20 साल का आए, मैं उसको एक ज़रूर सलाह देता हूँ कि तुम आज की डेट में ही जाओ और अपना इंश्योरेंस कराओ। बिकॉज जितना जल्दी तुम इंश्योरेंस कराओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम 40, 50, 60 साल की उम्र में आओगे। सो इंश्योरेंस इज़ अ सिक्योरिटी अगेंस्ट समथिंग हैपनिंग बैड। कम से कम तब आप बेस्ट मेथड को तो यूज़ कर पाएंगे। तो इफ़ यू कैन डू अ इंश्योरेंस फॉर योर व्हीकल, तो व्हीकल एक नॉन लिविंग चीज़ है जो आपकी अपनी है लिविंग बॉडी, उसका इंश्योरेंस कराना शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर ऑल एज ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स। पैसे का इस्तेमाल सही जगह पर करना बहुत मैंडेटरी है। डॉक्टर साहब, आज आप इस पॉडकास्ट पर आए, आपसे बात हुई, बहुत ऐसे विषय पर चर्चा हुई जिसके बारे में एक आम जो जनमानस है भारत का वो समझना चाहता है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा विषय है जिस पर हर एज ग्रुप, हर एक शख्स समझना चाहेगा। और जिस तरह के एनवायरनमेंट में अब हम रह रहे हैं, ये कहना कि नहीं हम इम्यून हैं या कोई इम्यून है, ऐसा नहीं है। इस तरीके की जो बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, इनकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि मैंने आपके सारे सवाल जो बेसिकली जनता के सवाल हैं उनका सही से जवाब दिया हो। एंड इफ़ एनी फर्दर क्वेरीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। डेफिनेटली। थैंक यू। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।